अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बायोएज एकेडमिया। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आज की इस वीडियो का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसका मतलब ये है, जिस मैकेनिज्म के बारे में इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं उस मैकेनिज्म के बगैर लाइफ सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो जाता है। हमें इस बात का पता होना जरूरी है, जैसे हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन शदीद गर्मी में या फिर शदीद सर्दी के मौसम में हमारा ये बॉडी टेम्परेचर किस तरीके से मेंटेन रहता है? तो इसका जवाब है होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस एक ऐसा मैकेनिज्म है जो कि बॉडी के सर्वाइवल में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और आज की इस वीडियो में हम इसी मैकेनिज्म के बारे में जानना चाह रहे हैं कि आखिर होम्योस्टेसिस किस तरीके से बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट को कांस्टेंट रखता है और स्टेबल रखता है डिस्पाइट एनी रीजन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में क्या चेंजेस आ रही हैं। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। होम्योस्टेसिस इज द एबिलिटी टू कीप द इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ बॉडी स्टेबल एंड कांस्टेंट डिस्पाइट एनी चेंजेस आउटसाइड द बॉडी। इसका मतलब ये हुआ, अगर बॉडी के बाहर कुछ भी चेंजेस आ रही हैं एनवायरनमेंट के अंदर, लाइक अगर कोई मौसम के अंदर चेंजेस आ रही हैं, समर है, विंटर है, या फिर किसी भी किस्म का बाहर का आउटसाइड एनवायरनमेंट है, तो इंटरनल एनवायरनमेंट पे उसका कोई इफेक्ट नहीं आना चाहिए। इस बात का ख्याल करवाता है होम्योस्टेसिस मैकेनिज्म। तो इसका जो मेन काम होता है वो ये है कि जो नॉर्मल रेंज सेट है हर स्पेसिफिक फैक्टर की, लाइक बॉडी टेम्परेचर की, या फिर अगर हम बात करें बॉडी पीएच की जो कि 7.35 से लेकर 7.45 तक है, तो इन बिटवीन इसको मेंटेन करवाना होम्योस्टेसिस का काम है। इसके अलावा ये वाटर बैलेंसिंग, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंसिंग करवाता है और साथ साथ ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है। विदाउट होम्योस्टेसिस एंजाइम्स अपनी एक्टिविटी को रोक देते हैं, सेल्स डैमेज की तरफ जाते हैं और इस तरह बॉडी का सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो जाता है। होम्योस्टेसिस मैकेनिज्म इसलिए काम करता है ताकि जो भी सेल्स और ऑर्गन्स हैं बॉडी के, वो अपना फंक्शन परफॉर्म प्रॉपर्ली कर सकें। होम्योस्टेसिस के कुछ कंपोनेंट्स हैं जिसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। देयर आर मेनली 3 पार्ट्स ऑफ होम्योस्टेसिस मैकेनिज्म। नंबर 1 इज रिसेप्टर, जिसको हम सेंसर भी कहते हैं। बेसिकली रिसेप्टर्स का काम क्या होता है, अगर बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट में कोई भी चेंजेस आती हैं तो ये सेंसर्स या रिसेप्टर्स उसको डिटेक्ट करते हैं और एक मैसेज जनरेट करते हैं टू कंट्रोल सिस्टम। सेकेंड इज कंट्रोल सेंटर्स। कंट्रोल सेंटर्स हमें पता है बॉडी की क्या होते हैं, ब्रेन या फिर एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ऐसे ग्लैंड्स के जो हार्मोन्स की सिक्रीशन करवाते हैं। तो बेसिकली जो मैसेज रिसेप्टर्स ने जनरेट किया था आफ्टर डिटेक्शन टुवर्ड्स द कंट्रोल सेंटर, उस मैसेज को रिकॉग्नाइज करते हैं और करंट कंडीशन की कंपेरेबिलिटी ये देखते हैं नॉर्मल रेंज के साथ कि क्या चेंजेस आई हैं, ताकि ये डिसाइड कर सकें कि हमें रिस्पॉन्स क्या करवाना है बॉडी से। थर्ड कंपोनेंट इज अफेक्टर्स। अब जब कंट्रोल सेंटर्स ये डिसीजन ले लेते हैं कि हमने बॉडी से क्या रिस्पॉन्स करवाना है, तो ये फैक्टर्स उस रिस्पॉन्स को कैरिट आउट करवाते हैं ताकि नॉर्मल एनवायरनमेंट दोबारा से अचीव हो सके। होम्योस्टेसिस दो ऐसे फीडबैक मैकेनिज्म के ऊपर काम करता है जो कि एक नेगेटिव इंपैक्ट रखता है अपना और एक पॉजिटिव इंपैक्ट रखता है। यानी एक मैकेनिज्म को हम कहते हैं नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, जबकि सेकंड को कहते हैं हम पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। ज्यादातर होम्योस्टेसिस में नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म को ही फॉलो किया जाता है। इसका मतलब नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म होता क्या है? बेसिकली ये एक ऐसा रिवर्स चेंज है। कोई भी अगर चेंजेस इंटरनल एनवायरनमेंट में आती है तो उसके रिवर्स मैकेनिज्म को ये प्रमोट करता है ताकि बॉडी फिर से अपनी प्रीवियस स्टेज यानी प्रीवियस कंडीशन के अंदर जा सके। नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म की एग्जांपल की बात करें हम, तो इसकी एक बहुत अच्छी एग्जांपल है हमारे पास बॉडी टेम्परेचर। जब बॉडी टेम्परेचर राइज होता है तो रिसेप्टर्स को ये सिग्नल जनरेट होता है कि कुछ चेंजेस आई हैं टेम्परेचर के अंदर, यानी इंक्रीज इन टेम्परेचर की कंडीशन हुई है। तो वो एक मैसेज जनरेट करता है टुवर्ड्स द कंट्रोल सेंटर यानी कि हाइपोथैलेमस को, जो कि ब्रेन का एक पार्ट है, कि इसके अगेंस्ट में कोई रिस्पॉन्स करवाया जाए। हाइपोथैलेमस इस मैसेज को रिकॉग्नाइज करता है ताकि वो ये डिसाइड कर सके कि हमें एक कूलिंग रिस्पॉन्स करवाना है। आफ्टर रिकॉग्निशन हाइपोथैलेमस ये डिसाइड करता है कि वो एक स्वेट ग्लैंड्स को मैसेज जनरेट करे ताकि स्वेट सिक्रीशन हो सके। जैसी स्वेट सिक्रीशन होती है तो स्किन के अंदर जो ब्लड वेसल्स हैं वो डायलेट्स हो जाती है और जिसकी मदद से बॉडी टेम्परेचर दोबारा से लोअर डाउन होना स्टार्ट हो जाता है। इन कॉन्ट्रास्ट यही बॉडी टेम्परेचर अगर डिक्रीज हो जाए तो यही हाइपोथैलेमस ट्रिगर करता है शेविंग मैकेनिज्म को, जिसकी वजह से स्किन के अंदर जो ब्लड वेसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं और बॉडी टेम्परेचर के नतीजे में दोबारा से अपनी नॉर्मल पोजीशन यानी इंक्रीज होना स्टार्ट कर देता है। ये हमने बात की नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म की। अब हम बात करते हैं पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म की कि पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म होता क्या है। बेसिकली ये भी एक ऐसी एबिलिटी है टू रिएक्ट अगेंस्ट एनी एबनॉर्मेलिटी और चेंजेस इन द इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ बॉडी। लेकिन ये वाला मैकेनिज्म सिर्फ तब काम आता है जब कोई भी स्पेसिफिक इवेंट या फिर कंडीशन हो। इसकी एग्जांपल है हमारे पास चाइल्ड बर्थ, जिसके अंदर पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म ऑक्सीटोसिन की सिक्रीशन करवाता है ताकि यूट्रीन कॉन्ट्रैक्शन हो सके।
और यूट्रीन अपना दोबारा से शेप अचीव कर सके। सेकेंड एग्जाम्पल है हमारे पास ब्लड क्लॉटिंग। ये मैकेनिज्म प्लेटिलेट्स को ये सिग्नल जनरेट करता है कि मजीद और ज़्यादा प्लेटिलेट्स एक्टिवेट हों ताकि ब्लड क्लॉटिंग का मैकेनिज्म जल्दी परफॉर्म हो सके। तो होम्योस्टेसिस का मैकेनिज्म ये दो फीडबैक मैकेनिज्म के ऊपर रिलाई करता है, जिसकी वजह से वो बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट को बैलेंसिंग करने में काम आता है। ये हमें हर लिहाज से सपोर्ट करता है, यानी बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट करता है, ब्लड ग्लूकोज को, ब्लड पीएच को, और इसके अलावा वाटर बैलेंसिंग को प्रमोट करता है, सेलुलर एक्टिविटी, एंजाइम एक्टिविटी और बॉडी ऑर्गन्स की फंक्शनिंग को मॉनिटर करता है। अगर ये होम्योस्टेसिस मैकेनिज्म फेल हो जाए तो डिजीज बॉडी में अपनी जगह बनाने में सक्सेसफुल हो जाती हैं। एग्जाम्पल है हमारे पास डायबिटीज मेलाइटस। इसके अंदर ग्लूकोज की रेगुलेशन अगर डिस्टर्ब हो जाए किसी भी रीजन से तो डायबिटीज मेलाइटिस कॉज हो जाती है। सेकेंड इज हाइपरथर्मिया, हाइपोथर्मिया, यानी टेम्परेचर इम्बैलेंसिंग अगर हो जाए तो ये दो डिजीज कॉज हो जाती हैं। थर्ड इज डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन एक ऐसा फैक्टर है जो आजकल के टाइम में बहुत कॉमन है। हर दूसरे बंदे के अंदर हम ये शिकायत देखते हैं कि डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम आ रही है। वो बेसिकली होती इसलिए कि वाटर इम्बैलेंसिंग हो जाती है, उनका होम्योस्टेसिस मैकेनिज्म प्रॉपर्ली काम नहीं कर रहा होता, जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन कॉज हो जाती है। फोर्थ वन इज हाई ब्लड प्रेशर। आजकल के टाइम में हर दूसरे तीसरे बंदे को ये शिकायत रहती है कि उनका ब्लड प्रेशर मेंटेन नहीं रहता, ये फ्लक्चुएट करता रहता है। इसका मतलब ये है कि उनका होम्योस्टेटिक जो मैकेनिज्म है वो डिस्टर्ब रहता है। सो दैट्स ऑल अबाउट होम्योस्टेसिस मैकेनिज्म टुडे। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। और अगर ये होम्योस्टेसिस मैकेनिज्म आप लोगों को क्लियर हो गया हो इस वीडियो में, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।